हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से हमारा जो सीडीपी का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी क्लास 3 है। इसके पहले हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रखा है। और जो सीडीपी के 3-4 प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके पहले, तो इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई, आप लोग जाके देख सकते हैं जिसको अगर देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है। अब यहाँ पे बात की जाए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, अलग अलग एज बताई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया है, कॉल सैनिक के अनुसार 8 अवस्थाएँ होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कॉल सैनिक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई हैं। गर्भकालीन अवस्था की एज बताई, जन्म काल तक रहती है। शैशव काल की एज जो है जन्म से 4 सप्ताह। पूर्व शैशव काल 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशव काल 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल 30 माह से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब बात कीजिए, देखो ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है यहाँ पे जो पॉइंट सारी 8 जो अवस्थाएं बताई हैं, जो इनकी एज बताई गई है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना है आपको कि काल सैनिक के अनुसार 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। उसके बाद 8वीं अवस्था की कॉल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज है 12 से 21 वर्ष। उसके बाद रास के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती? 4 अवस्थाएं बताई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैशव अवस्था की एज इन्होंने बताई थी जन्म से 3 वर्ष तक। पूर्व बाल्यकाल की एज बताई 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल की एज बताई 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था की इन्होंने बताया था 12 से 18 वर्ष तक। उसके बाद हरलाख के अनुसार 7 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं? 7 अवस्थाएं होती। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये वाले पॉइंट न याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि हरलाख ने कितनी अवस्थाएं बताई? 7 अवस्थाएं। उसके बाद रॉफ ने कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं। और कॉल सैनिक ने बताई थी 8 अवस्थाएं। अब हरलाख के अनुसार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि गर्भकालीन अवस्था जो होती है जन्म तक होती है। प्रारंभिक शैशव अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। उत्तर शैशव अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था जो है 17 से 21 वर्ष तक होती है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं और इतनी ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं हो पाएंगी आप लोगों को। क्या किसी को भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी। तो बस आपको ये याद रखना कि हरलाख के अनुसार 7 अवस्थाएं हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करना है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सामान्य अवधारणा के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। वृद्धि और विकास की जो है सामान्य अवधारणा के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। और इनकी एज याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूर्व जन्म काल, जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है। उसके बाद जो शैशवावस्था की एज होती है जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था की एज होती है 18 वर्ष से ऊपर। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए शैशवावस्था के बारे में, जो जन्म से 6 वर्ष तक रहती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल कहते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है इसको। भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ये सारे नाम है शैशवावस्था के। एक पॉइंट और नोट करना कि सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, विकास के विभिन्न पहलुओं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, गामक, भाषा आदि की दृष्टि से शैशवावस्था की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं और जो शैशवावस्था के अन्य नाम हैं और जो एज है शैशवावस्था की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है शैशवावस्था में। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। कल्पना जगत में विचरण होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है बच्चे का। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का प्रदर्शन क्षणिक रूप से होता है। नैतिक भावना का अभाव होता है। स्वयं केंद्रित बालक होता है। काम प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। दूसरों पर निर्भरता अधिक होती है क्योंकि छोटा बच्चा होता है,
तो दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है। आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि अधिक होती है, परंतु विषम लिंगी समूह का निर्माण होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित बालक होता है इस अवस्था में। उसके बाद बात की जाए, अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है बच्चे इस अवस्था में। सामाजिक भावना का अभाव होता है इस अवस्था में। तो सारी विशेषताएं होती हैं जो है शैशव अवस्था की। आप लोग चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी। उसके लिए आपको कई बार वीडियो देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें सारी याद हो पाएंगी। अब यहाँ पे बात की जाए, न्यूमैन के अनुसार 5 साल तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होती है। ये किसने कहा था? न्यूमैन ने। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 5 वर्षों में बन जाता है। एडलर के अनुसार कहा गया था, जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में बालक का क्या स्थान होगा। यह कहा एडलर ने। उसके बाद बात की जाए स्ट्रैक के अनुसार, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह किसने कहा था? स्ट्रैक के अनुसार। गुड एनफ के अनुसार बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। वैलेंटाइन ने कहा था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जेबी वाटसन ने बताया शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन सारे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात की जाए, शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। उचित वातावरण की व्यवस्था करना चाहिए। उचित व्यवहार एवं जिज्ञासा की संतुष्टि के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान कराना तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर देना चाहिए। सामाजिक भावना, सामाजिकता का विकास करना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है ड्राइडन के अनुसार, पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती हैं। यह किसने कहा था? ड्राइडन ने कहा था। करके सीखने पर सर्वाधिक बल देना चाहिए शैशवावस्था में। ज्ञानेंद्रियां व कामेंद्रियां पर आधारित शिक्षा प्रदान करना चाहिए। रूसो के अनुसार बात की जाए, रूसो ने क्या कहा? बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा वह प्रथम 5 वर्षों में पहचानना और याद करना सीखता है। यह कहा था रूसो ने। उसके बाद कहानी विधि व खेल विधि पर आधारित शिक्षा देना चाहिए। रंगीन और सचित्र दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षण हेतु प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की जो एज होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है। अब जैसे कि बाल्यावस्था के अन्य नाम दिए गए हैं, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। समूह की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का एडमिशन वगैरह होता है स्कूल में। मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहते हैं बाल्यावस्था को। एक बार यहाँ पे लिखे लेते हैं बाल्यावस्था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की। उसके बाद मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं बाल्यावस्था को। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता या फिर मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल तथा नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास के दृष्टि से स्वर्णिम काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था को समूह की आयु भी कहा जाता है। कोल व ब्रुस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। यह किसने कहा था? कोल व ब्रुस ने। उसके बाद बात की जाए बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता होती है। मानसिक योग्यताओं में अधिक वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। वास्तविक जगत से संबंधित होती है अवस्था। आत्मनिर्भरता की भावना होती है इस अवस्था में। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं बच्चे। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। सामूहिक खेलों में अभिरुचि अधिक होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है इसमें।
समलिंगी समूह भावना का विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। उसके बाद बताया गया कि बाल्यावस्था में खेल में रुचि अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु भी कहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती बाल्यावस्था की। उसके बाद बात की जाए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। भाषा के विकास पर बल देना चाहिए। इस अवस्था में करके सीखने पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। रुचि के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करानी चाहिए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि प्रदान करना चाहिए। मतलब जो अगर बच्चा कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसका आंसर उसको तुरंत देना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद उसको जो है चीज़ को समझकर या फिर अगले दिन जो है मतलब बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अधिक बल देना चाहिए। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए और साथ में स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के साथ स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद बात की जाए किशोरावस्था की, तो इसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कहा जाता है किशोरावस्था को। अटपटी अथवा समस्याओं की आयु कहते हैं। स्वर्ण काल भी कहा जाता है किशोरावस्था को। उसके बाद बात की जाए बसंत ऋतु भी कहते हैं किशोरावस्था को। यहाँ पे लिख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था तो बसंत ऋतु भी कहते हैं किशोरावस्था को। संवेगात्मक परिवर्तन का काल कहते हैं किशोरावस्था। टीन एज, ब्यूटी एज, दुखद एवं दुखद अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। सामाजिक समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। सामाजिक अनुमोदन की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में फिर देख लेते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस जो वर्ड है इसका विकास किससे हुआ? लैटिन भाषा के एडोलसियर से, एडोलसियर शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि या परिपक्वता की ओर बढ़ना। और क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की भावी आशा है। ये किसने कहा था? क्रो ने। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जर्सील्ड के अनुसार बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोरावस्था है। सामान्य अवधारणा क्या होती है? किशोरावस्था सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था है। हैडी कमेटी के संबंध किशोरावस्था से है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनले हॉल। अब यहाँ पे बात की जाए किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों के बारे में। त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया। त्वरित विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनले हॉल के द्वारा। हॉल के शब्दों में किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन आकस्मिक और एकदम होते हैं तथा इनका अपने पूर्व काल या फिर बाल काल से कोई संबंध नहीं होता है। किशोरों में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास एकदम छलांग मार कर आते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन आकस्मिक और एकदम होते हैं तो कौन से सिद्धांत के अनुसार? त्वरित विकास के सिद्धांत के अनुसार। और ये सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। उसके बाद बात की जाए क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है इसके बारे में। किशोरावस्था का जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किंग्स हॉलिंगबर्थ व थॉर्नडाइक किसने किया था? प्रतिपादन किंग्स हॉलिंगबर्थ व थॉर्नडाइक ने। इसके अनुसार किशोरावस्था में होने वाला विकास धीरे धीरे, क्रमशः और निरंतर होता है। उसके बाद किंग्स के शब्दों में बताया गया है जिस प्रकार एक ऋतु के पश्चात दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा दूसरी ऋतु के लक्षण प्रथम ऋतु की अंतिम अवस्था में प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंतिम चरण में किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। यह किसने कहा था? किंग्स ने। किसने? किंग्स ने। अब बात की जाए यहाँ पे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार का विकास होने लगता है। बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं किशोरावस्था में।
स्वतंत्र सोच का विकास होने लगता है। आत्म स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या होती है इस अवस्था में। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आती है। संवेग प्रकटीकरण में स्पष्टता होती है। संवेगात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं इस अवस्था में। सुख एवं आनंद की चाह अधिक होती है। नेतृत्व अथवा विधायकता का विकास होता है, मतलब लीडरशिप का, जैसे कि कोई लीडर बनना चाहता है कि हम मतलब समूह को पूरा हम चलाएंगे, इस प्रकार का जो विकास होता है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है इस अवस्था में। मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना अधिक होती है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता आ जाती है इसमें से। उसके बाद बात की जाए, समाज सेवा की भावना का विकास होने लगता है। आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास अधिक होता है इस अवस्था में। वीर पूजा की प्रवृत्ति अधिक होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति से तात्पर्य होता है जब बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल मानना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति भगत सिंह के जैसे बनना चाहता है, भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं वीर पूजा। कल्पना का बाहुल्यता होती है, मतलब कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है इस अवस्था में बच्चा। काम भावना का विकास अधिक होता है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। स्थिति तथा महत्व की अभिलाषा होती है। उसके बाद व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है इस अवस्था में। सामाजिक अनुमोदन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की। शारीरिक विकास, खेल कूद व व्यायाम की व्यवस्था करना चाहिए इस अवस्था में बच्चों के लिए। मानसिक व सांवेगिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन की शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए इस अवस्था में। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट विधि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है एक दूसरे के समान नहीं होता। प्रत्येक बच्चे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार से बच्चे सीखते हैं। अलग अलग क्षमताएं सभी प्रकार की होती हैं, सबकी होती हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। इस अवस्था में यौन विकास हेतु शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।